हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर है और बुक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम लोग बात करेंगे। जब हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा था, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी जो प्रथम अध्याय था उसमें समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच में क्या अंतर होता है इसकी बात की थी। और वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि एक हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई थोड़े दिन पहले, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी एक कविता हुआ करती थी, मैं समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। तो समष्टि के लिए व्यष्टि का बलिदान दे सकते हैं, यानी कि समष्टि मतलब कुछ बड़ी चीज होगी, व्यष्टि को बलिदान किया जा सकता है समष्टि के लिए। और अर्थ में भी वैसा ही आता है। समष्टि में क्या होता है, हम लोग किसी अर्थव्यवस्था में आम तौर पर जो चीजें हो रही हैं, आम तौर पर क्या कीमत स्तर है, आम तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की कितनी उपलब्धता है, आम तौर पर रोजगार कितना है, ये सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और माइक्रो में आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, किसी कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है ना, एक जो उपभोक्ता है उसका क्या व्यवहार रहता है, वो कैसे निर्धारित करता है कि कौन सी वस्तुओं खरीदेगा, कोई फर्म है वो कितना प्रोड्यूस करेगी, कीमत कैसे निर्धारित होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किसी अर्थव्यवस्था में एज ए होल क्या क्या चीजें हो रही हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो परिचयात्मक वीडियो है, पूरा चैप्टर ही एक्चुअली नाम ही परिचय है पूरे चैप्टर का ही। तो पूरे चैप्टर में हम लोग इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड चैप्टर से हमारा थोड़ा थोड़ा स्पेशलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो समझिए, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। और एक बात बताऊं आपको, जितने लोग भी इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं उसमें ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप किसी एक छोटी छोटी चीज को देख रहे थे, यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था में कितनी सारी चीजें चल रही हैं, लोग क्या क्या बना रहे हैं, कैसी कैसी सेवाएं आ रही हैं, कैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन प्रोसेसेस भी बदल रही हैं, कितने लोग रोजगार के लिए की तलाश कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनको कैसे पेमेंट किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इतने सारे फोर्सेस हैं जिन सारे को हम एक साथ देख पाए और प्रेडिक्ट कुछ कर पाए, बहुत मुश्किल होता है। और माइक्रो में क्या था, किसी एक कंज्यूमर को पकड़ लिया, किसी एक फर्म को पकड़ लिया, ठीक, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो वहां पर मैथ्स का यूज करके आसानी से हम लोग कर पा रहे थे, यहां पर करना बहुत कठिन है। लेकिन जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, जो आम जनता है, जो लोग इकोनॉमिक्स के सीधे तौर पर विद्यार्थी नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ही रेलेवेंट होता है। ठीक, बहुत जटिल आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो और ज्यादा कठिन है। तो वास्तव में इसको कठिन किस सेंस में, कठिन इस सेंस में है, वैसे तो बहुत मजेदार है। इसमें क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था है, पूरी मूवी चल रही है, आप बाहर से बैठ करके देख रहे हो, तो एक इकोनॉमिस्ट खड़ा है और पूरी अर्थव्यवस्था में देख रहा है कि अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप समझ रहे हैं। तो वो वाली फील एक आम जो पाठक है किसी न्यूज़पेपर का, उसको भी आ सकती है। और धीरे धीरे पढ़ते 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 उनकी भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पूरा अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर पाना कि कितना, जैसे अभी कोविड-19 के बाद से हम कैसे रिकवरी कर पाएंगे, तो वो सारी चीजें बहुत अलग अलग अर्थशास्त्रियों की एकदम अलग अलग तरह से निकल करके आ रही होती है। कुछ अर्थशास्त्री कुछ बोलते हैं, कुछ अर्थशास्त्री कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलते हो कि अर्थशास्त्र में बहुत सारे लॉस एकदम फंडामेंटल अभी तक बन नहीं पाए हैं। जैसे विज्ञान होती है ना, तो वहां पर नेचर काम कर रहा है, ये तो इंसानों के द्वारा बनाए गए एक सिस्टम से निकल करके चीजें आई जहां पर बहुत सारे लॉस बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक विषय के रूप में अभी भी अर्थशास्त्र क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। तो एकदम सटीकता से लोग नहीं बता पाते हैं, इतना अंतर रहता है कि एकदम एक दूसरे के अपोजिट बात भी आपको सुनाई पड़ने को मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें समझ में आने भी लगी हैं धीरे धीरे करते, अर्थशास्त्र को पढ़ते पढ़ते। तो जो न्यूज़पेपर में बात हो रही होती है ना कि भारत का जैसे बजट है ना, नेशनल इनकम की बात है, हम लोग उसमें इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे, नेशनल इनकम की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी में कितनी गिरावट हो गई, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, किसी सेक्टर की बात करेंगे पूरा कि कार उद्योग में क्या चीजें चल रही है ना, या ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसी हालत चल रही है। तो यहाँ पर हम लोग किसी एक सेक्टर को पकड़ लेंगे या फिर पूरी इकोनॉमी को पकड़ेंगे, किसी एक स्पेसिफिक फर्म को पकड़ना, इस तरह की चीजें नहीं होंगी, है ना। अब यहां पर भी बात आती है कि आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हो तो हम पूरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे, तो अर्थव्यवस्था होती क्या है, फिर पूरी अर्थव्यवस्था में पूरे देश भर की अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे क्या। तो वहां पर वही नजरिया है कि आपके पास एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, या टेलीस्कोप समझ लीजिए, दोनों ही तरह से मैं समझा सकता हूँ। मान लीजिए टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप में क्या देखते हैं हम लोग, बहुत दूर की चीज को देखते हैं। तो आपने हबल टेलीस्कोप के बारे में शायद सुना हो, तो हम लोगों ने पूरे आकाश को देखा और देखा यार यहाँ तो तारे ही तारे हैं,
ठीक है, जब आप हबल टेलीस्कोप से देखोगे, फिर उसमें भी आप एक बहुत छोटा सा सेक्शन पकड़ते हो, फिर उसको देखना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी अर्थव्यवस्था को भी एक साथ देख सकते हैं, और हो सकता है कुछ सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी देखें। जैसे मान लीजिए मैं भारत में एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर एज ए होल, तो वो भी समष्टि अर्थशास्त्र का ही विषय रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आपने पूरे देश में से सिर्फ एग्रीकल्चर को पढ़ रहे हो तो वो समष्टि अर्थशास्त्र नहीं रहा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी आप सोचिए पूरे देश में जो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं वो कितना बड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की खेती हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर खेती हो रही है। अलग समय पर मतलब कुछ जगह पर 3 बार हो रही है, कुछ जगह पर 1 ही बार हो रही है, कुछ जगह पर सिंचाई व्यवस्था है, कुछ जगह पर नहीं है, कुछ जगह पर आपकी अनाज से संबंधित खेती हो रही है, कुछ जगह पर हम लोग फल सब्जियों को उगा रहे हैं, कुछ जगह पर बागवानी हो रही है, कुछ जगह फूलों की खेती हो रही है, कुछ जगह पर कॉमर्शियल क्रॉप्स की खेती हो रही है। ठीक, कुछ जगह पर बागवान में जैसे आप कॉफी है, चाय है, इनकी भी खेती हो रही है। तो अलग अलग तरह का वो भी बहुत बड़ा सिस्टम है, और उसको भी हम जब एक साथ करके पढ़ेंगे तो वो भी हमारे समष्टि अर्थशास्त्र का विषय रहेगा। जिन प्रश्नों की बात कर रहे थे जो लिखे हुए वो क्या क्या है, आमतौर पर कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई की दर क्या रहेगी। ठीक, ये प्रश्न बहुत रिलेवेंट होता है। पूरे देश में या कुछ सेक्टर्स में जो रोजगार की स्थिति है वो अच्छी है या खराब है, या ओवरऑल कंडीशन क्या चल रही है, तो रोजगार का जो स्तर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग ने जब व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ा तो आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोगों ने वेज और लेबर की बात की थी। यहाँ पर वेज था और इधर लेबर था। तो वहां पर क्या कर रहे थे, किसी एक मार्केट को देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वेजेस और लेबर में डिसाइड कर रहे थे कि कितना वेज रेट रहेगा, मजदूरी दर क्या रहेगी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक को नहीं देख रहे हैं, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पूरे बाजार में नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था में रोजगार का क्या स्तर रहेगा उसको देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर कीमतों की बात थी। ऐसे ही अर्थव्यवस्था की दशा पता की जाए तो कैसे कि अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है या अर्थ ओवर हीट हो गई, कभी कोई ऐसे बोलते हैं, जैसे इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है ना, वैसा भी बोला जाता है। कभी कोई आप इकोनॉमिक्स को सुनेंगे तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, कौन सी चीज है, जैसे इंडिकेटर होता है ना, लाइट आ जाती है तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो इंडिकेट कर देता है कि लाइट आ गई है, बिजली आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था के कौन से ऐसे इंडिकेटर्स को देकर समझ सकते हैं कि यार अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है, खराब कर रही है, और वो इंडिकेटर्स में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ कमियां हैं क्या, या हमें कुछ और अच्छे इंडिकेटर्स बनाने की जरूरत है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संकेतकों की बात भी होगी। ऐसे ही अगर आपको पता चल गया है कि इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं, जैसे अभी इंडिया में थोड़े दिन पहले ही 24% की गिरावट आई है एक क्वार्टर में, और आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत दास जी, उनका आज ही कल परसों में एक स्टेटमेंट आया है कि इस साल 9.5% से ज्यादा जीडीपी में गिरावट की संभावना है, जो बहुत दुख की बात है, क्योंकि 1% जीडीपी की गिरावट होती है तो भारत में लगभग 20 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है, तो करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी, कई लोगों की जा चुकी है कोविड-19 के बाद से। तो ऐसे में पता है कि इकोनॉमी की हालत खराब है, तो राज्य को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी होने के साथ साथ हमें यह भी समझ में आ रहा होता है कि किस सरकार की राजनीतिक जो कोई दल है, किसकी सरकार ज्यादा अच्छी चली है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो हमें कई चीजें समझ में आ रही होती हैं। तो एक जागरूक मतदाता बनने में भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि राज्य कौन कौन से कदम उठा सकता है, क्या वो कदम उठाए, कितने प्रभावी रहे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे हर क्लास में समझाएंगे वैसे वैसे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है उसको देखना स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के जिनको हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस कोर्स को पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस क्या हैं, कोई भी पढ़ सकता है, सारे लोग पढ़ सकते हैं, कोई भी मतलब जो इकोनॉमिक्स से सीधे तौर पर विद्यार्थी नहीं है वो भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबको रिलेट कर रहे होते हैं, यार रोजगार बहुत खराब चल रहा है ना, और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, या फिर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें। अच्छा, अब ये समझिए कि इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे। इतने सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग तरह से हमने डिवाइड भी कर दिया, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। कैसे पढ़ेंगे? टर्सरी में क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है ना, टेलीकम्युनिकेशन है, जो भी सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब कुछ आपका टर्सरी या तृतीयक क्षेत्रक में। द्वितीयक में क्या आ गया, उद्योग आ गया आपके, जो भी आप रॉ मटेरियल ला करके कुछ बना करके प्रोड्यूस कर रहे हो। और प्राथमिक में क्या आ गया, एग्रीकल्चर आ गया मेनली, और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, उनको मिला लिया। तो ऐसे में इतनी सारी चीजें हैं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे इसको? आपको समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा तो सब कुछ है। तो देखा यह गया है कि अच्छी बात हम लोगों के लिए ऐसी है कि आमतौर पर जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्गत स्तर होता है, निर्गत स्तर मतलब आउटपुट, तो अगर किसी एक सेक्टर में, मान लीजिए खेती में पैदावार बहुत अच्छी हुई, तो ऐसा देखा जाता है कि उद्योगों में भी पैदावार अच्छी हुई, ऐसा देखा जाता है कि सर्विसेज ने भी अच्छा परफॉर्म किया। तो जो संचालन की गति है ना, जो दिशा है, वो एक जैसी रहती है। ठीक है, ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन रही है एम्पिरिकल डेटा से कि आमतौर पर ऐसा रहता है। जरूरी नहीं है हर जगह पर हो, हर एक की दुकान में अच्छा हो जाए। हो सकता है कि पूरा इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही थी और मेरी दुकान में तो आग लग गई,
तो मेरा तो बंटाधार हो गया, है ना। लेकिन पूरी इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, बहुत सारे एक्सेप्शन होंगे, लेकिन फिर भी आमतौर पर जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी कि एक ही तरफ संचलन की प्रवृत्ति रहेगी, प्रवृत्ति, ठीक है, मतलब ऐसी टेंडेंसी है, ठीक। अच्छा, ऐसे ही ये भी देखा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो कीमत स्तर रहता है ना महंगाई का, वो भी एक जैसा होता है। अगर कार्स महंगी हो गई हैं तो बाकी सामान, कपड़े भी महंगे हो रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही टेलीफोन पर बात करना भी महंगा हो रहा होगा, ऐसे ही बैंकिंग भी, आप बैंक से थोड़ा ज्यादा चार्ज काटने लगेंगे अपनी सर्विसेज के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, आमतौर पर जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक दिशा में बढ़ रहा हो, और ऐसा नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर जब आप सब कुछ निकालोगे तो कुछ चीजें घट रही होंगी, कुछ चीजें बढ़ रही होंगी, लेकिन अगर ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल भी चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, तो क्या हो गया, हम लोगों ने देखा निर्गत स्तर, आउटपुट लेवल की बात की, कीमत स्तर यानी कि प्राइस लेवल की बात की, और ऐसे ही रोजगार का स्तर, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी में किसी एक सेक्टर में रोजगार कम हो रहा है तो देखा जाएगा कि और सेक्टर्स में भी रोजगार कम होता जा रहा है। तो तीनों ही जगह पर अगर हम रोजगार देखें या फिर कीमत देखें या फिर आउटपुट लेवल देखें, तीनों में ही हमें क्या दिखता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अगर मैंने किसी एक सेक्टर को देखा और वहां पर मुझे पता चल रहा है कि यार यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी सेक्टर्स पर भी बढ़ रही होगी। और देखा गया, एम्पेरिकल डेटा समझते हैं जी, हम लोगों ने उसको एक तरह से ऑब्जर्व किया, उसका डेटा निकाला, उसको उसके ऊपर कुछ कुछ रिग्रेशन एनालिसिस कराई। रिग्रेशन एनालिसिस मतलब मैथ्स का हम लोगों ने यूज किया, और उसका यूज करके देखा तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, यहाँ पर भी महंगाई ज्यादा हो गई, यहाँ पर भी ज्यादा हो गई, यहाँ पर भी ज्यादा हो गई। तो आमतौर पर जो दिशा है ना इस तरह के परिवर्तनों की, वो एक ही तरफ रहती है। अच्छा, और इसी वजह से हमारे लिए जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है। वो ये अजम्पशन ले लेते हैं, क्या अजम्पशन ले लेते हैं कि भारत में या किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उनको एक कोई प्रतिनिधित्व वस्तु रिप्रेजेंट कर सकती है। ये अजम्पशन हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ये क्या है? एक प्रतिनिधि काल्पनिक वस्तु है। अब ये जो प्रतिनिधि काल्पनिक वस्तु है, इसका मतलब क्या हुआ? एक रिप्रेजेंटेटिव इमेजिनरी गुड्स है, ठीक है, गुड। अब वो जो वस्तु है वो क्या कर रही है, उस वस्तु का जो प्रोडक्शन लेवल है, निर्गत स्तर है, वो बता रहा है कि इकोनॉमी में ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक। तो हम एक ही वस्तु से बताने की कोशिश करते हैं, नहीं तो हमें तो इतनी सारी वस्तुओं को हम देख ही नहीं पाएंगे, इतनी सारी चीजें बन रही है भारत में, तो हम एक मान लेते हैं। अब उस वस्तु को बनाने में कितने संसाधनों का प्रयोग लग रहा है, हो रहा है, और कितना प्रोडक्शन लेवल है वो भी हम समझ पा रहे होते हैं। ऐसे ही उसको बनाने में कितने लोगों का रोजगार मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो रोजगार की बात होती है वो पूरे अर्थव्यवस्था में रोजगार को प्रतिबिंबित कर रहा है, एग्जैक्टली नहीं बता रहा है, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी हमने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। इतनी सारी चीजों से आप इतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दोगे मॉडल, तो हम सब कुछ तो सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम बता पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम ये क्या कर देते हैं, हम ये देखते हैं क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति है, इस वजह से हम एक प्रतिनिधि काल्पनिक वस्तु मान लेते हैं, और फिर इसका जो उत्पादन स्तर होता है वो सभी वस्तुओं और सेवाओं के औसत उत्पादन स्तर के अनुकूल होता है, ठीक है। ये हम मान करके चलेंगे और ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे जितना रियलिटी के क्लोज जा पाए, लेकिन रियलिटी से पहले ही दूर चलेगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी में तो बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं और सेवाएं हैं, और आपने एक ही वस्तु मान ली उनको रिप्रेजेंट करने की। और वो क्यों मान लिया है? क्योंकि वहां से पढ़ना आसान होगा, वहां से समझना आसान होगा, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, इसी तरह जो इसकी कीमत स्तर होती है ना और रोजगार स्तर, वो अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत और रोजगार स्तर को प्रतिबिंबित करेगा, ऐसी कोशिश करते हैं, और इसी के सहारे हम लोग अर्थव्यवस्था को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को का अपोजिट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, कि ये सेक्टर अच्छा करेगा तो ये वाला सेक्टर अच्छा नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। तो वहां पे हमें उनको अलग करके देखने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हमें किसी सेक्टर स्पेसिफिक को देखने की जरूरत पड़ती है। तो फिर हमारा ये जो अजम्पशन है ना, वो हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप में हम जितना छोटे लेवल पर देख रहे हैं थोड़ा पीछे आ जाते हैं, हम थोड़ी और चीजों को देखेंगे। या फिर जैसे हबल टेलीस्कोप का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो आपको कितना देखना है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस तरह की चीजें जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है। आप सोचो कि आप बैठे बैठे ये कैसे पता कर सकते हो कि किसको नौकरी मिलेगी किसको नहीं मिलेगी? नहीं कर सकते। जिनसे आप कभी मिले नहीं हो, जीवन में कभी मिल भी नहीं पाओगे, जितने आपके जीवन में सेकंड से उतनी मतलब इतने सारे लोग हैं कि आप सारे लोगों से लगातार मिलते रहो फिर भी आप जीवन में नहीं मिल पाओगे, और आप उनके जीवन में होने वाली आर्थिक गतिविधियों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे? बहुत कठिन है। लेकिन ये सारे जो तरीके हैं ना, ये हमें धीरे 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 करके एक नई दृष्टि दे रहे होते हैं, हम इकोनॉमी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप ये समझिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक बहुत ही शानदार मूवी को अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें सिखाया जा रहा है कि मूवी को देखने कैसा है।
देखने का नजरिया क्या है, हम उसकी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आमतौर पर मैक्रो इकोनॉमिक्स लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, मुझे भी ज्यादा पसंद है। तो जिन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको भी काफी मजा आया होगा, और इसमें हमें उससे किसी भी हालत में कम मजा नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, इसी को जारी रखेंगे। मिलते हैं।